नमस्कार बच्चों। मैंने यहाँ पर रॉबिन्स की परिभाषा बताई थी। कौन सा? ये दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा। और ये दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा क्या है, उनकी व्याख्या के माध्यम से और उनकी विशेषताओं के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया था। जिस तरह से हमने धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा की यहाँ पर विशेषता के साथ साथ आलोचना देखे थे, ठीक ऐसे यहाँ पर रॉबिन्स ने जो परिभाषा दिया है उनकी भी कई सारी कमियां हैं और कई सारे अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर उनकी आलोचना की है ना। और उन्हीं आलोचनाओं को आपको मैं क्रमशः बताने जा रहा हूँ, है ना, कि रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी वहां पर उनकी एक तरह से बुराइयां हैं, दोष हैं, जिसको हम आलोचना कहते हैं, है ना। तो उनको बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और चूंकि कई सारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा उनकी आलोचना की गई है, तो क्रमशः देखिए। पहला, अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है अत्यधिक व्यापक बना दिया है। व्यापक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। व्यापक मतलब होता है बड़ा। व्यापक मतलब होता है क्या? बड़ा। तो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है ना, इतना व्यापक इसको मान लिया गया। जैसे यहाँ पर क्यों व्यापक मान लिया गया? मनुष्य के सभी व्यवहार, मनुष्य के कौन सा सभी व्यवहारों का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो उसमें वहां पर चुनाव की समस्या आती है। और अर्थशास्त्र जो है इसी चुनाव की समस्या में या उनके सारे व्यवहारों का जब अध्ययन करते हैं तो इतना व्यापक हो जाता है कि जिनके कारण से यहाँ पर उसको मानव जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर कहें सभी क्रियाएं आ जाती हैं। और सभी क्रियाएं आ जाती है, चाहे वो धार्मिक क्रियाएं हों, चाहे राजनीतिक क्रियाएं हों, चाहे सामाजिक क्रियाएं हों। और इतनी सारी क्रियाओं का जब हम अध्ययन करें तो कुल मिलाकर ये जो है इतना व्यापक हो जाता है कि जिनके कारण उसमें कई सारी कमियां या बुराइयां आ जाती, दोष आ जाता है बच्चों। तो पहले इनकी एक तरह से आलोचना इसलिए की जाती है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है इनका व्यापक हो गया। व्यापक इसलिए हो गया क्योंकि इनको ये सभी व्यवहार का अध्ययन करता है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे व्यवहार का अध्ययन करता है, और जिनके कारण से इनका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है बच्चों। दूसरा नंबर देखिए, साधन एवं साध्य के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कि किसको यहां पर साधन कहें और किसको जो है साध्य कहें। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, है ना। मैंने ये भी कहा था कि रुपए पैसे हैं वो जो है एक तरह से साधन है। रुपए पैसे हैं वो क्या है? साधन है। लेकिन मैंने एक उदाहरण ये भी दिया था कि वहां पर बिजली भी एक तरह से ऐसा यहाँ पर साधन है ना, कि जिसके द्वारा हम कई सारी चीजों की एक तरह से क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। बिजली को हम लाइट के रूप में जलाते हैं, बिजली से हम खाना पकाते हैं, आयरन करते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, अदर कई सारी उनकी उपयोगिता है। तो ये वास्तविक में साधन किसको कहें? क्या रुपए पैसे भी साधन कह ले, या कोई वस्तु को भी हम साधन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो साधनों के बारे में जो साधन और साध्य, साधन और कौन सा साध्य के बीच में जो अंतर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो अंतर जो है एक तरह से क्या नहीं है? स्पष्ट नहीं है बच्चे। इसलिए आलोचक जो है इसकी आलोचना करते हैं कि समाज में जो साध्य है वही दूसरे साध्य जो है एक तरह से दूसरे समय में वो साधन बन जाता है। एक जिसको हम साध्य कह रहे थे वो दूसरे समय में साधन बन जाता है। तो यही एक कमियां हैं जिनके कारण इनकी क्या की जाती? आलोचना की जाती है। तीसरा नंबर देखें, उद्देश्यों के प्रति तटस्थता, है ना। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के संबंध में कहा गया कि ये उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है या तटस्थता माना गया है। तटस्थ मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। तटस्थ मतलब होता है क्या? जुड़ा हुआ है। और इसमें कहा गया, कई सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि कौन कौन सी ऐसे यहाँ पर, है ना, वस्तु हैं जो उचित है, कौन कौन से ऐसे विषय है जो उचित है, कौन कौन से ऐसे विषय है जो अनुचित हैं। वो उनमें से उचित और अनुचित में से वो कुछ नहीं वहां पर कहना चाहिए, ऐसा कहा गया। लेकिन आलोचक मानते हैं, मतलब इसमें उचित और अनुचित के ऊपर कोई विशेष वहां पर, है ना, ध्यान नहीं दिया गया। जबकि आलोचक मानते हैं कि जब भी सरकार कोई नियम या नीति बनाती है, जैसे हम अर्थशास्त्र के संबंध में देखते हैं कि अर्थशास्त्र के संबंध में भी सरकार एक जब कोई नीति बनाती है ना, तो इसमें आम जनता को ज्यादा से ज्यादा अर्थ के क्षेत्र में लाभ हो, इस बात को वहां पर ध्यान में रखकर नियम बनाता है। उचित लाभ हो वो नियम बनाता है, उसमें अनुचित को वो छोड़ता है।
तो रॉबिन्स की परिभाषा में वो उद्देश्यों के प्रति तो तटस्थ है, लेकिन उचित और अनुचित को वहां पर वो अंतर नहीं कर पाया, यह अंतर नहीं किया है। और जिनके कारण मान लो अर्थशास्त्र से संबंधित कोई नियम या नीति बनाई जानी है ना, तो वहां पर है ना कुल मिलाकर वो नीति जो है एक तरह से वहां पर नीतियों की एक तरह से व्याख्या और एक तरह से विश्लेषण कर पाना एक तरह से क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। कुल मिलाकर रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वो अच्छा ना बुरा हो, है ना। तो ये उद्देश्यों के प्रति यहाँ पर तटस्थ है, जबकि अन्य अर्थशास्त्री मानते हैं कि यहाँ पर उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रहा जा सकता। ठीक है भाई, चलिए चौथा नंबर देखिए। रॉबिन्स की परिभाषा जो है जटिल है। रॉबिन्स की परिभाषा क्या है? जटिल है। जटिल इसलिए माना गया है कि यहां पर इनका जो क्षेत्र है ना वो व्यापक है। इनका जो क्षेत्र क्या है? व्यापक है। हमने शुरू में इनके यहाँ पर आलोचना पढ़ी, ये धार्मिक क्षेत्र का भी अध्ययन करता है, सामाजिक क्षेत्र का भी अध्ययन करता है, राजनीतिक क्षेत्र के भी अध्ययन करता है। इतना व्यापक हो जाता है कि कुल मिलाकर जिसको यहाँ पर समझना एक तरह से थोड़ा से मुश्किल हो जाता है, और कुल मिलाकर इनकी परिभाषा में ये जटिलता आ जाती है। कोई एक क्षेत्र विशेष नहीं। जैसे हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ का पढ़ा, जिसने धन को वहां पर अर्थशास्त्र का विषय माना, परिभाषा में उसने दिया। कल्याण संबंधी परिभाषा माना तो उसने वहां पर मनुष्य के कल्याण को वहां पर अर्थशास्त्र का विषय माना। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा जो कहा गया, जो परिभाषा जो दिया गया है, वो इनमें सभी वर्ग को या सभी क्षेत्र को शामिल कर लेता है, जिनके कारण इनकी परिभाषा में एक तरह से जटिलता आ जाती है। क्या आ जाती है? जटिलता आ जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर देखिए। अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। विज्ञान क्या है आप समझ पा रहे हैं? विज्ञान का मतलब यह है कि जिसका एक निश्चित यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है ना, चाहे वो लाभ के रूप में निकले चाहे वो हानि के रूप में निकले, है ना, तो उसका एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है, तो ये विज्ञान है। और कला का मतलब क्या? कला मतलब व्यवस्थित। कला मतलब क्या बताया था? व्यवस्थित, वो व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है, जबकि रॉबिन्स ने यहाँ पर उनको केवल विज्ञान माना है। उनको क्या माना है? विज्ञान माना है। आलोचक ऐसा मानते हैं कि विज्ञान के साथ साथ ये कला है, कि समाज में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसको व्यवस्थित किया जा सकता है या रखा जा सकता है, ऐसा कहें तो यहाँ पर आलोचक मानते हैं कि केवल ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान के अलावा यहाँ पर ये कला भी है। अंतिम आपको देखिए, है ना, अर्थशास्त्र केवल मूल सिद्धांत, अर्थशास्त्र केवल मूल सिद्धांत ही नहीं, यह मूल सिद्धांत तक सीमित नहीं। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में कहा गया कि अर्थशास्त्र केवल कीमत सिद्धांत तक ही कीमत सिद्धांत तक यहाँ पर सीमित बना दिया, जबकि अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर माना है, अन्य अर्थशास्त्रियों ने, कि यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो है राष्ट्रीय आय और रोजगार आदि की समस्याओं का यहाँ पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहें कि अर्थशास्त्र केवल मूल सिद्धांत ही नहीं है। मूल सिद्धांत का मतलब यहाँ पर ऐसा कहें कि मान लो किसी वस्तु का केवल हम कीमत का ही अध्ययन कर रहे हैं, कीमत सिद्धांत का ही अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो वो मूल सिद्धांत हो गया। बल्कि यहाँ पर इसमें जो है राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि सारे क्षेत्रों का यहाँ पर समस्या का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र केवल मूल सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर, है ना, इनके अलावा अनेक जैसे आपको बताया गया आय, रोजगार वगैरह वगैरह सब शामिल है। तो ये भी इनकी एक कमियां हैं, दोष हैं, जिनके कारण से यहाँ पर इनकी आलोचना की जाती है। तो ये रॉबिन्स की परिभाषा की बहुत सारी आलोचनाएं हैं कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो गया, साधन और साध्य के बीच में ये अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, ये उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है ना, और परिभाषा इनकी जटिल हो जाती है। रॉबिन्स ने यहाँ पर परिभाषा में माना क्या कि ये विज्ञान के साथ साथ केवल रॉबिन्स ने माना विज्ञान, लेकिन आलोचक मानते हैं विज्ञान के साथ साथ ये क्या है? कला भी है। और अंतिम आपने देखा कौन सा? अर्थशास्त्र केवल मूल सिद्धांत ही नहीं है, केवल मूल सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कई सारी बातों के आधार पर इनकी क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आप बार बार देखें और समझें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।